सरगोदा का सच्चा वाकया। बेवा औरत ने 70 साल बूढ़े शोहर को जवान करने के लिए खास चीज से नुस्खा तैयार कर लिया। ये राज जानकर आप इस्तेमाल करने लगोगे। इस वक्त अपने मोहल्ले के सबसे अमीर बूढ़े आदमी के सामने बैठी हुई थी, जो इस वक्त मेरे सामने अपनी कमजोरी का रोना रो रहा था। और कब से मैं इसकी बातें सुनती जा रही थी। मेरे बैग में वो नुस्खा पड़ा हुआ था जिसकी वजह से मैंने बूढ़ों की एक बड़ी तादाद को जवान कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा ये नुस्खा इस कदर कामयाब साबित होगा, जिसकी मशहूरी हर जगह होगी। दूर दूर से लोग मेरे पास आएंगे। ये बात मेरे लिए खुशी का बायस थी। और बूढ़ा मेरे सामने मुसलसल रो रहा था। अब तो उसने आंसू बहाने भी शुरू कर दिए थे। उसकी उम्र में उसकी इस तरह की ख्वाहिश देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। उसके पांव कब्र में थे। उसे अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ जवान होने के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर वो मेरी मिन्नतें करते हुए कहने लगा, मुझे पता है कि तुम वो नुस्खा अभी भी अपने साथ लाई हो। बस वो जल्दी से मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भी चमक उठी। मैं भी तो सिर्फ और सिर्फ दौलत की ही भूखी थी। अपने शौहर की वफात के बाद मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा था जिसके जरिए मैं पैसा कमा सकती थी, लेकिन अभी तक किसी काम ने भी मुझे इतना मुनाफा नहीं पहुंचाया था जितना मुनाफा मुझे इस नुस्खे ने पहुंचाया था। लेकिन मैं ये नुस्खा आसानी से इसके हवाले नहीं कर सकती थी। मैं अभी इसे मजीद तड़पाना चाहती थी, क्योंकि वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद था जिस दिन मुझे पैसों की जरूरत थी। मोहल्ले का कोई भी शख्स मुझे पैसे देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। मोहल्ले की ही एक आंटी ने मुझे इस बूढ़े आदमी के बारे में बताया था कि ये बहुत अमीर है और मुझे यकीन है ये तुम्हारी मदद करेगा। तब इसने मेरी मदद नहीं की थी, बल्कि इसने मुझे ऐसे पेशकश कर दी थी कि मैं खुद ही अपनी नजरों में गिर गई थी। आज ये दोबारा से मेरे सामने मौजूद था और मेरी मिन्नतें कर रहा था। ये एहसास ही मुझे बहुत सुकून पहुंचा रहा था। मुझे वो वक्त याद आ रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसको तड़पाने के बाद मुझे खुद को कितना ज्यादा तड़पना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये बूढ़ा आदमी इस कदर जालिम निकलेगा। आखिरकार मुझे इसकी हालत पर तरस आ गया। मेरे बैग से वो नुस्खा निकाला और वो दवाई भी निकाली जो मैंने खास उसके लिए बनाई थी, क्योंकि मैंने उसके अच्छे खासे से पैसे बटोरने थे। इससे पहले कि मैं दवाई और वो नुस्खा इसके हवाले कर दी, दरवाजा खुल गया। उसका सबसे बड़ा बेटा कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। वो मुझे वहां बैठा देखकर हैरान हो गया। वो हमेशा ही मुझे देखकर हैरान ही होता था। मैं उसकी वजह समझ नहीं पाती थी। पहले पहल तो मुझे लगता था कि शायद मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर वह हैरान होता है और सोचता होगा कि इस कदर गरीब लड़की का हमारे घर में क्या काम था। लेकिन अब तो मैं बहुत कीमती लिबास पहने हुए थी और इससे बढ़कर मेरे पास बहुत ही कीमती जेवर भी थे, जो मैं हर वक्त इस जेब तन किए रखती थी। बूढ़े आदमी ने मुझे आंखों ही आंखों में वो नुस्खा दोबारा से बैग में डालने का इशारा किया। मैंने मुस्कुराते हुए नुस्खा बैग में डाल दिया। मुझे यही था कि इसका बेटा थोड़ी ही देर बाद वहां से चला जाएगा, लेकिन जाने के बजाय वो वहीं पर बैठ गया और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। हैरत की बात तो ये थी कि वो मुझसे मेरे मासी के बारे में पूछ रहा था। इसके साथ साथ वो मुझसे मेरे शौहर की भी तफसील ले रहा था। ये काम उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और जब मुझे वाकई इनकी जरूरत थी। लेकिन शायद इन्हें देर से ही हदायत मिली थी। अचानक वो कहने लगा कि जब तुम बेवा हो गई थी तब तुम मदद के लिए क्यों ना आई। हम हमेशा ही बेवा औरतों की मदद करते हैं और ना सिर्फ उन्हें खाने के लिए देते हैं, बल्कि उन्हें रहने के लिए भी जगह मुहैया करते हैं। तुम तो हमारे अपने मोहल्ले की थी। इसकी बात सुनकर मैंने बेसाख्ता उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो मुझे देखकर नजरें चुराने लगा। दिल में आया कि मैं इसके बेटे को बता दूं कि तुम्हारे बाप की वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाई, क्योंकि इसने मुझे धक्के देकर यहाँ से निकाला था और ये भी कहा था कि आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मगर मैंने उसका पर्दा रखा और कुछ भी ना कहा। काफी देर तक वो बैठा रहा। मैं भी बैठी रही और इंतजार करती रही कि कब मुझे मौका मिलेगा और कब मैं वो नुस्खा इस बूढ़े आदमी के हवाले करूंगी। लेकिन जब मजीद 1 घंटा गुजर गया और वो वहां से ना उठा, तो मजबूरन मैं उठ खड़ी हुई, क्योंकि इसके अलावा मैंने और भी बहुत सी जगहों पर जाना था और ये नुस्खा देना था। जब मैं बाहर निकलने लगी तो बूढ़े आदमी की आवाज सुनी, बेटा कल लाजमी आना, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और उसकी बेटी की तरफ देखने लगी, जो सवालिया नजरों से मेरी तरफ ही देख रहा था। यकीनन वो मुझसे पूछना चाहता था
کہ ابا کس چیز کی بات کر رہے ہیں، مگر میں نے اسے نہ بتایا اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ میری قسمت یکدم ہی بدل گئی تھی۔ پہلے میرے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے اور اب میرے پاس اتنے پیسے آ گئے تھے کہ میں پورے محلے کو بھی کھلاتی تو میرے پیسے ختم نہ ہوتے۔ وہ پورا دن میں مختلف محلوں میں گھومتی رہی اور بوڑھوں کو وہ نسخہ دیتی رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس علاقے میں اتنے ٹھڑکی بوڑھے بھی موجود ہوں گے۔ وہ مجھے منہ مانگی رقم دے رہے تھے۔ میرے لیے بھی اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں تھا کہ مجھے میرے پیسے مل رہے تھے۔ رات کے وقت جب میں گھر واپس آئی تو اچانک میرے نمبر پر کال آنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ اسی 70 سال کے بوڑھے کا نمبر تھا۔ رات کی اس پہر اس کی کال دیکھ کر مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی اور پھر حیرانگی بھی ہوئی کہ اس پہر کال کرنے کا کیا مقصد ہے۔ جب میں نے اس کی کال اٹھائی تو دوسری طرف اس کا مطالبہ سن کر حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ مجھے رات کے اس پہر اپنے گھر بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے اسی پل آ کر نسخہ دے جاؤ کیونکہ اس پہر میرے گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میں اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ کیا کیا جائے جب اچانک ہی میرے گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے جا کر دیکھا، سامنے میری بہن تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے سکھ کی سانس لی، یعنی میرے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے میری بہن یہاں پر آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے مسکراتا دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی خوشی کی کیا بات ہے؟ میں تو اکثر تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہوں۔ میں نے اسے کہا ابھی میں بہت ضروری کام سے جانا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے بچوں کے پاس کس کو چھوڑوں۔ شکر ہے کہ تم آ گئی ہو، اب میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے گھر سے باہر نکل آئی۔ نہ تو میں نے آرام کیا اور نہ ہی میں نے پانی پیا۔ اس نے اچانک ہی روکا، کہنے لگی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی واپس آ جانا کیونکہ میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ بے فکر ہو جاؤ۔ جب میں باہر نکلی تو مجھے کوئی رکشا کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں اسی بوڑھے شخص کا خیال آیا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب میرے پاس اس شخص کی گاڑی موجود تھی تو مجھے کیا ضرورت تھی رکشے میں دھکے کھانے کی۔ میں نے جلدی سے اسے کال ملائی۔ میری کال اس نے بے صبری سے اٹھائی اور بے صبری سے مجھے کہنے لگا کہ تم کہاں ہو، جلدی سے آ جاؤ، مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے گاڑی نہیں مل رہی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں بس 2 منٹ کے اندر ہی یہاں سے ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، وہ 15 منٹ کے بعد تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ تم بس تیار رہنا، آج میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں مزید انتظار کر سکتا ہوں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ اس کی بے صبری آواز سن کر مجھے بہت سکون ہو رہا تھا۔ دل میں تو آیا کہ اسے مزید پریشان کروں اور اسے اور زیادہ تڑپاؤں، لہٰذا میں دوبارہ کیفے کی طرف بڑھ گئی کیونکہ میں نے دن بھر کا کچھ نہیں کھایا تھا۔ اسی وجہ سے کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ مجھے وہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس دوران ڈرائیور کی مجھے مسلسل کالز آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس بوڑھے آدمی کی بھی کالز آ رہی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کی اس تڑپ کو دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ سکون مل رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی میں اس سے اس طرح سے بھی بدلہ لے پاؤں گی۔ خیر تقریباً 1 گھنٹہ مزید انتظار کروانے کے بعد میں دوبارہ سے ڈرائیور کی طرف بڑھ گئی۔ اس دوران مجھے اپنی بہن کی طرف سے بھی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ آج رات بچوں کے پاس ہی رک جائے گی۔ جب میں گاڑی میں جا کر بیٹھی تو ڈرائیور نے مجھے غصے سے گھورا۔ خیر مجھے نہ تو پہلے ان باتوں سے کوئی فرق پڑتا تھا اور نہ ہی اب اس بات سے کوئی فرق پڑ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس بوڑھے آدمی کے پاس موجود تھی جو بے صبری سے مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے جلدی سے وہ نسخہ دے دو۔ میں نے دوبارہ سے اپنے بیگ سے وہ نسخہ نکالا لیکن یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ وہ دوائی میں اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ جب میں نے وہ نسخہ آدمی کے حوالے کیا تو وہ خوشی سے کھل اٹھا اور پھر مجھے کہنے لگا مجھے جلدی سے وہ دوائی دو جس کو پینے کے بعد میں دوبارہ سے طاقتور ہو جاؤں گا اور دوبارہ سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کس طرح سے بتاؤں کہ میں وہ دوائی اپنے گھر بھول آئی ہوں۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں نے وہ دوائی کہاں پر رکھ چھوڑی ہے۔ جب اس نے مجھے خاموش دیکھا تو بے صبری سے میری طرف بڑھا اور مجھے کہنے لگا تو اتنی خاموش کیوں ہے، جلدی سے وہ میرے حوالے کر دے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں اسے تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی کیونکہ اس وقت وہ بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور اسے بتایا کہ دراصل وہ دوائی میں گھر بھول آئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا اور کہنے لگا تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو، تم نے مجھے کئی دنوں سے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے
और आज तुम मुझे ये बता रही हो कि तुम दवाई अपने घर पर भूल आई हो। वो शख्स मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। उसका ये अंदाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लिहाजा मैंने उससे धमकी दी और उससे कहा कि अगर अब तुमने दोबारा मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो जल्दी से नरम पड़ गया और फिर मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे मैंने सिर्फ एक ही चीज मांगी है, मुझे वो चीज दे दो और मुझ पर रहम करो। और अब मुझे ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि उसके हवाले वो दवाई करूं, क्योंकि अब ये कुछ ज्यादा ही मिन्नतें करने लगा था और मुझे इस तरह के लोग बहुत जहर लगते थे। कल तक तो ये अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता था और अपनी बात के अलावा किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता था, जबकि अब ये मेरे कदमों में बैठा था, मेरी मिन्नतें कर रहा था। उसकी कमजोरी मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई थी और उसकी इसी कमजोरी का मैंने मजीद फायदा उठाने के बारे में भी सोच लिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिस दिन इसकी कमजोरी की दवा इसके हवाले करूंगी उस दिन ये मेरे साथ ऐसे सलूक करेगा कि मैं खुद से नजरें मिलाने की भी काबिल नहीं रहूंगी। बल्कि अगर मुझे इस बारे में पहले ही पता चल जाता तो मैं कभी भी यहाँ पर आने की गलती ही ना करती। मैं खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मुझे यूं खामोश खड़ा देखकर वो मुझे कहने लगा, आप खामोश क्यों खड़ी हो, जल्दी जाओ और वो दवाई लेकर आओ। मैंने एक गहरी सांस ली और उसे कहा कि मैं फिलहाल वो दवाई नहीं ला सकती क्योंकि मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। लिहाजा कल मैं तुमसे दोबारा आकर मिलूंगी और तुम्हारे हवाले वो नुस्खा कर दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने अपने बाल अपने हाथों में पकड़ लिए। यूं लग रहा था जैसे वो कोई नशेई हो। नशा ना मिलने की वजह से वो काबू से बाहर हो गया हो। मुझे उसकी यह हालत देखकर खौफ महसूस होने लगा। उस लम्हे मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर इससे वो दवाई मिल गई तब तो ये सब कुछ तहस नहस ही कर देगा। मैं नहीं जानती थी कि ये सारी बातें वो ड्राइवर भी सुन रहा है। शायद वो बूढ़ा भी इस बात से बिल्कुल बेखबर ही था। जब मैं इस कमरे से बाहर निकली तब ड्राइवर जल्दी से चलता हुआ मेरे पास आया तो मुझे कहने लगा, तुम कौन से नुस्खे की बात कर रही हो? क्या वाकई में कोई ऐसा नुस्खा है जिससे लेकर इंसान जवान हो सकता है? उसकी बात सुनकर मैं पूरे इसरार अंदाज में मुस्कुराने लगी और उससे कहने लगी, हाँ ऐसा है, लेकिन उसके लिए एक मोटी रकम भी दरकार होती है। अगर तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं तो तुम वो नुस्खा खरीद सकोगे, तभी मुझसे बात करना, वरना मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मैं दोबारा से आगे बढ़ गई और दोबारा से भागता हुआ मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे पास वो नुस्खा खरीदने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें खबरदार करने के लिए आया हूँ कि जब वो तुम नुस्खा बूढ़े आदमी के हवाले कर दो तुम वहां से जल्दी से भाग जाना, क्योंकि अगर तुमने वहां पर 2 मिनट भी रुकने की गलती की तो यह आदमी तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। ऐसे सलूक के तुम खुद से भी नजरें मिलाने की काबिल नहीं रहोगी। उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो मेरा पूरा वजूद कांप गया था। खौफ से जो हालत में अंदर देखकर आ रही थी उससे तो मुझे भी अंदाजा हो गया था कि यह आदमी बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मैं पैसे लिए बगैर भी यहाँ से नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर मैं पैसे लिए बगैर चली जाती तो बाद में ये इंसान कभी भी मेरे हवाले मोटी रकम ना करता, बल्कि इसका तो भरोसा ही नहीं था। अगर ये बाद में मुकर जाता तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाता। दूसरी तरफ अब वो ड्राइवर भी मेरी तरफ अजीबोगरीब नजरों से देखने लगा था। शायद वो मुझे गलत औरत समझ रहा था। मैंने उसे गुस्से से डांटा और कहा कि तुम्हें इस मामले में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है और ये मेरा अपना मामला है। इस मामले को मैंने अपने तरीके से ही निपटाना है, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। वो मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया, लेकिन फिर यकदम वो कहने लगा, मुझे पता है कि फिलहाल तुम मेरी बात नहीं मानोगी, लेकिन जब ये बूढ़ा तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर लेगा तब तुम बाद में मेरे पास आ सकती हो और मेरे सामने अपना दिल हल्का कर सकती हो। मैं तुम्हें तसल्ली देने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ये बात उसने बहुत ही बुरे अंदाज में कही थी, जिससे उसकी बगैरती का भी अंदाजा हो रहा था। मैंने उसे गाली दी और वहां से निकलने के लिए कहा। वो बहुत ज्यादा बेगैरत था, इसलिए मेरी गाली का असर लिए बगैर ही हंसते हंसते वहां से निकल गया। अब तो मेरा
मेरा उसके साथ वापस जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने एक और टैक्सी ली और फिर उसकी मदद से घर चली आई। मेरा सर दुख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। अब मुझे लग रहा था कि उस बूढ़े शख्स को मैंने उस दवाई का वादा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं घर में बैठी हुई थी जब मेरी बहन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में आया कि इसे बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो मेरी वजह से परेशान हो जाएगी। इस वजह से मैंने बात अपने दिल में ही दबा ली। लेकिन मैंने फैसला किया था कि कल इसी वक्त जाऊंगी जब उसके घर में तमाम लोग मौजूद होंगे, ताकि अगर कोई हादसा भी पेश आ जाता है तो मेरी मदद करने वहां पर कोई तो मौजूद होगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये बूढ़ा शख्स मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है। ये मुझे अपने घर पर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पर बुलाएगा जिसके बारे में ना मैं जानती थी और ना ही वहां के बारे में मैंने कभी सुना था। सुबह 11 बजे वो ड्राइवर मुझे लेने के लिए आ गया। तब मैंने यही समझा कि ये मुझे बूढ़े के घर लेकर जा रहा है। लेकिन जब उसने गाड़ी अनजान रास्ते पर डाली तो मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मेरी बात सुनकर उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, तुम्हें अगवा नहीं कर रहा, बल्कि मालिक ने कहा है कि तुम्हें उनके फार्म हाउस की तरफ ले चलो, क्योंकि वहां पर उनके घर का कोई भी फर्द नहीं आता जाता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे वहां पर नहीं जाना, बल्कि अपने मालिक को कहो अगर उन्होंने वो नुस्खा लेना है तो मुझे अपने घर पर मिलो। इसके अलावा मैं कहीं पर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन ड्राइवर ने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी और कहा कि तुम्हें इनसे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें घुमाता फिरूं, इसलिए खामोशी से यहाँ पर बैठी रहो। जैसे जैसे मैं रास्ता देख रही थी वैसे वैसे मेरा खौफ भी बढ़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी कैसे रास्ते की तरफ बढ़ गई जहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था, जबकि बीच में से एक सड़क निकल रही थी। यहाँ पर बहुत कम गाड़ियां आती जा रही थी और अगर यहाँ पर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता तो कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं था। मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि ड्राइवर शीशे से मुझे देख रहा है। मेरी यह हालत देखकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम तो अभी से ही डर गई हो, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने दिल ही दिल में उसे गालियां दी, क्योंकि अभी मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं था। अगर उसका दिमाग घूम जाता तो वो मेरे साथ कुछ बुरा कर देता। मैं उस कोई अपने लिए मुसीबत नहीं पालना चाहती थी। मजीद 20 मिनट गुजर गए लेकिन अभी तक उसके मालिक का फार्म हाउस नहीं आया था। मैंने उससे पूछा कि कहीं तुम मुझे अपने किसी गलत मकसद के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और वहां लेकर जा रहे हो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, नहीं, मेरा इतना बुरा वक्त नहीं आया कि एक बेवा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करूं। तुम सिर्फ उस बूढ़े आदमी के साथ ही अच्छी लगती हो, लिहाजा उसी का सोचो। मैंने उससे गाली दी और कहा कि मैं इसके बारे में सोच नहीं रही, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मेरा काम यह है कि उसे इसका नुस्खा दूं और अपने पैसे लेकर वापस चले जाऊं। शायद ड्राइवर को मेरी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो अभी भी मुझे अजीब ही नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक फार्म हाउस के सामने जाकर रुक गई। ये बहुत प्यारा और बड़ा फार्म हाउस था। मैं जल्दी से उसके अंदर दाखिल हो गई। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। वो बूढ़ा आदमी सामने ही मौजूद था और मुझे मुस्कुराती हुई नजरों से देखता रहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे दवाई देने का कहा। मैंने अपने बैग में हाथ डाला, लेकिन इससे पहले ही मैंने उससे कह दिया कि मेरे पैसे मेरे हवाले कर दो। उसने बगैर किसी जिद के पैसे मेरे हवाले कर दिए। ये देखकर मैं हैरान रह गई और खुश भी हो गई। इससे पहले कि मैं वहां से निकलती उसने मुझे कहा कि तुम अभी नहीं जा सकती, जब तक मैं ये दवाई नहीं खा लेता तब तक तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। क्या पता ये दवाई झूठी ही हो। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि वैसे भी ये दवाई देर से ही अमल करती है, उसे खाने की इजाजत दे देती हूँ और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जैसे आदमी ने दवाई खाई उसकी हालत बिगड़ने लगी। पहले वो बड़ी मुश्किल से अपनी टांगों पर खड़ा था, लेकिन फिर एकदम ही सीधा खड़ा हो गया। मुझे अंदाजा हो गया कि दवाई ने काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं वहां से निकलती उसने मेरा हाथ पकड़ा। इससे पहले कि वो मुझे अपनी तरफ खींचता अचानक ही वहां पर उसका बड़ा बेटा आ गया। ये देखकर वो हैरान रह गया, पूछने लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
उसके बड़े बेटे को वहां पर देखकर मैंने शुक्र की सांस ली। बूढ़े आदमी ने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में मुझसे बात करते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाना चाहता था, लेकिन फिर अचानक ही मेरा प्रोग्राम बना, इसलिए यहाँ पर बुला लिया। जो पैसे मैंने इसे दिए हैं इसे अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करना। इसके बड़े बेटे ने यही समझा कि शायद इसने मेरी मदद करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। खैर मैं भी उसके बेटे को कुछ भी नहीं बताया, मशकूक नहीं होना चाहती थी मैं भी। मैंने उस आदमी से जल्दी से इजाज़त ली और फिर उसके बड़े बेटे के साथ ही घर वापस आ गई, क्योंकि मैं ड्राइवर पर भरोसा करके दोबारा अपनी इज्जत खतरे में नहीं डाल सकती थी। कुछ ही अरसे बाद मैंने उन्हीं पैसों से एक दूसरे शहर में घर ले लिया और वहां पर अपने बच्चों के साथ पुरसकून जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन आज भी मुझे जब वो दिन याद आता है मेरी रूह खौफ से कांप जाती है और मैं सोचती हूँ कि अगर वाकई में उसके हाथ लग जाती तो फिर ना जाने वो मेरे साथ क्या कुछ कर गुजरता और मैं फिर किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।